हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी जो है 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। और भारतीय अर्थव्यवस्था में हम लोग देख रहे थे रोजगार, समृद्धि एवं अनौपचारिक मुद्दे तथा अन्य मुद्दों पर। तो हम रोजगार समृद्धि को देख चुके हैं, अनौपचारिक मुद्दों को देख चुके हैं। अन्य मुद्दों पर हम बेसिकली बात करेंगे आज सरकार और रोजगार का सृजन, कि गवर्नमेंट कैसे रोजगार के चीजों को उपजन कर रही है, कैसे सरकार कर रही है। उन कार्यों को हम लोग गौर करके एक एक करके हम लोग इनको बहुत अच्छे से आपका जो है देखने वाले हैं। क्लियर है। जैसा आपको पता है, जब भी हम चैप्टर आपका प्रारंभ करते हैं, लेक्चर शुरू करते हैं, तो मैं सबसे पहले ये पूछता हूं कि कल जो हमने पढ़ा था या उससे पहले कुछ पढ़ा था, उसमें आप लोगों ने रिवीजन किया होगा। रिवीजन के दौरान अगर आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, तो बेहिचक तरीके से आप मुझसे अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर किसी कोई क्वेरी है, किसी कोई प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम इस यूनिट को देखते हैं। हाल ही में भारत की संसद ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पारित किया है। इसी को कहते हैं मनरेगा। क्या कहते हैं? मनरेगा। यह देश के ग्रामीण परिवार सदस्यों को अश्रमिक, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो शब्द हैं उन शब्दों का बड़ा खेल है। अकुशल श्रमिक, जिनको किसी काम का कोई खास ज्ञान नहीं है, जो केवल श्रम बल करते हैं, उनको कहते हैं अकुशल, के रूप में कार्य करने की 100 दिन की दिहाड़ी उपलब्ध कराता है। यानी कि देश में ग्रामीण परिवार को लिए अकुशल श्रमिकों को 100 दिन का वर्ष में रोजगार की गारंटी देता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005। ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है, इसलिए मैं गोल कर हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूं। 100 दिन की उपलब्ध करने की गारंटी देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जिन्हें नौकरी की आवश्यकता है, उनके लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए यह सरकार द्वारा संचालित अनेक उपायों में से एक है। और क्या है, ध्यान देना है कि सरकार द्वारा जो आपके संचालित इतने सारे उपाय हैं, उन उपायों में से कैसा है, एक है। यह आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही संघीय और राज्य सरकारें रोजगार सृजन हेतु अवसरों की संरचना करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब कह रहे हैं कि जो भी आपकी सरकारें हैं, राज्य, केंद्र, वो सारे क्या कर रही हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही। इनके प्रयासों के दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। सरकार किस तरह से काम कर रही है, क्या भूमिका निभा रही है, दो भागों में हम इनको देख सकते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष श्रेणी में। प्रशासकीय कार्यों के लिए नियुक्ति करती हैं और कह रहे हैं जो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है उसके लिए कुछ अपॉइंटेड होती हैं, कुछ चीजों की नियुक्ति की जाती है। सरकार अनेक उद्योग, होटल और परिवहन कंपनी भी आपके चला रही है। यानी कि सरकार के पास गवर्नमेंट स्वामित्व में कुछ इंडस्ट्री हैं, कुछ होटल हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट हैं, ये भी चला रही है। इन सब में यह प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करती है। जब सरकारी उद्यमों में इनका उत्पादन में वृद्धि होती है, तो इन उद्यमों को सामग्रियों की पूर्ति वाले निजी उद्यमों को अपना उत्पादन बढ़ा लेने का अवसर मिलता है। इसी में भी अर्थव्यवस्था के नए अवसर जो है, रोजगार के जो अवसर हैं, वो उपलब्ध होते हैं। उदाहरण के लिए, सरकारी इस्पात मिल में उत्पादन वृद्धि से उस सरकारी कंपनियों में रोजगार प्रत्यक्ष प्रदान होती है। साथ ही उस इस्पात मिलाने को उत्पादनों की पूर्ति करने वाली और इस्पात खरीदने वाली निजी कंपनियों को अपने आसपास के उत्पादन रोजगार बढ़ाने का अवसर मिल जाता है। यह सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसरों का सृजन होता है। और कह रहे हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से जो है आपका
अर्थव्यवस्था में रोजगार का सर्जन होता है। आपने अध्याय 4 में देखा होगा कि सरकारों द्वारा गरीबी निवारण के लिए चलाए जा रहे अनेक कार्यक्रम का क्रियान्वयन भी रोजगार के माध्यम से ही होता है। उन्हें रोजगार सर्जन के माध्यम से होता है। उन्हें रोजगार, इस तरह के कार्यक्रम केवल रोजगार ही उपलब्ध नहीं करते, इसके सारे प्राथमिक जन सुविधा, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आवास, ग्रामीण जलापूर्ति, पोषण, लोगों की आय तथा रोजगार करने वाली परिसंपत्ति यानी जो एसेट है खरीदने में सहायक, दिन दहाड़ी रोजगार के सर्जन के माध्यम से सामुदायिक परिसंपत्तियों का विकास, गृह और स्वच्छता सुविधाओं का निर्माण, गृह निर्माण के लिए बहुत सहायक है। ग्रामीण सड़कों का निर्माण और बंजर भूमि आदि के विकास के लिए, जो आपकी बंजर भूमि है उन आदि के विकास के लिए जो है ये सारे जो काम है वो आपके किए जाते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात फाइनली इसके निष्कर्ष पर पहुंच गई है। तो निष्कर्ष पढ़ने से पहले एक बार जितना रोजगार का सर्जन का जितना टॉपिक हमने पूरा पढ़ा है, मैं आपको 1 मिनट का ब्रीफिंग देता हूं। आप पूरा अच्छे से आप इसको समझिए, फिर मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। देख लीजिए एक बार आप लोग अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे। देख लिया आप लोगों ने? चलिए अब निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। निष्कर्ष का सिंपल मतलब है कि जितना हमने पढ़ा, इसमें पढ़ने के बाद हमें कॉन्क्लूजन क्या निकला है, उस कॉन्क्लूजन की अब हमारी बारी है, ताकि हम कॉन्क्लूजन को अच्छे से देखें और पढ़ें कि पूरे चैप्टर का आखिर में निचोड़ क्या था आखिर में। क्लियर है? देखिए, भारत की बाल श्रम संरचना में परिवर्तन आ चुका है। जो बाल श्रम है, श्रम बल है, उसमें क्या आ चुका है आपका परिवर्तन, यानी कि चेंज आ चुका है। सेवा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर हैं, यानी कि नया सेक्टर कहाँ है आपका रोजगार के लिए, खास कर जो आपका सर्विस सेक्टर है, ये नया क्षेत्र है रोजगार के लिए। सेवा क्षेत्र का विस्तार तथा इसमें नई प्रौद्योगिकी के दुष्प्रभाव के कारण अब निर्बंध रूप से लघु उद्योग तथा कुछ विशिष्ट उपक्रमों तथा विशेष श्रमिक ही बहुराष्ट्रीय कंपनी से प्रतिस्पर्धा में टिक सकते हैं। आप कह रहे जो आपके लघु उद्योग हैं उनमें कुछ विशिष्ट उपक्रम हैं, कुछ विशेष श्रमिक हैं, वो ही बहुराष्ट्रीय कंपनी की जो कंपटीशन कर रही है उनके सामने टिक सकते हैं। कार्य की आउटसोर्सिंग एक सामान्य बात है। आउटसोर्सिंग का मतलब है कि अपने आप काम कराने के लिए आपने किसी और को हायर कर लिया कि आप हमारा ये काम करके दे दीजिए, उसको आउटसोर्सिंग कह देते हैं। एग्जाम्पल रूप से आपको नोट्स बनाने हो और नोट्स बनाने का काम आप खुद ना कर किसी दूसरे बच्चे को दे दें कि हम आप मेरे 500 रुपए में ये नोट्स प्रिपेयर कर दीजिए, आप उसको आम भाषा में आउटसोर्सिंग समझ सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि एक बड़ी फर्म के लिए यह लाभप्रद होगा कि अपने विशिष्ट विभाग जैसे कंप्यूटर, विधि, प्रोग्रामिंग, ग्राहक सेवा अनुबंध यानी कि जो कॉलिंग सेंटर होते हैं को बंद कर छोटे उद्यमी को बड़े पैमाने पर छोटे छोटे रोजगार उपलब्ध कराए, जो कि दूसरे देशों में भी स्थायी हो सकता है। और ये काम ऐसा है जो आपका दूसरे देशों में भी आपको स्थायी रूप में देखने के लिए मिल जाएगा। आधुनिक कारखानों की परिसंपत्ति की अवधारणा इस प्रकार दी गई है कि घर ही कार्यस्थलों में परिवर्तित हो रहा है। यह समस्त परिवर्तन व्यक्तिगत श्रमिकों के पक्ष में नहीं हो रहा है। श्रमिकों को न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराकर उपलब्धता के कारण रोजगार के स्वरूप और अधिक अनौपचारिक है। ठीक, इसके बावजूद पिछले कुछ दशकों में सकल घरेलू उत्पाद में तीव्र वृद्धि हो गई, लेकिन इसके साथ ही रोजगार के अवसर का सर्जन नहीं होने के कारण सरकार को विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और अवसरों का सृजन कराने के लिए बाध्य होना पड़ा। कैसा होना पड़ा? लोगों को इन सारे काम कराने के लिए आपका बाध्य होना पड़ा।
तो बेसिकली जो आपका चैप्टर है, चैप्टर तो मेरी तरफ से बच्चों पूरा समाप्त हो गया है। जितनी रीडिंग पोर्शन था समझ लिया। अब इसके जो आप क्वेश्चन आंसर है उनको हम प्रारंभ कर देते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। लेकिन चैप्टर लास्ट है, शुरू से आखिर तक। अगर किसी का कोई भी इसमें क्वेरी है, कोई भी डाउट्स है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे एक एक करके आप मुझसे अपनी क्वेरी को जो है पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलिए, किसी को पूछना है कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रश्न आप पूछेंगे, फिर मैं उसके बाद अगर डाउट्स होगा तो एक बार रिवीजन कर लें, फिर उसके बाद नहीं तो फिर हम सीधा जो उसके शेष बचे क्वेश्चन आंसर है मैं उन पे आगे बढ़ जाऊंगा। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, श्रमिक किसे कहते हैं? ठीक, आइए बात करते हैं श्रमिक किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन तो हम लोग वहां देखेंगे और आंसर अपना यहां देखते चलेंगे। अब आप मुझे बताइए, कौन बच्चा बताएगा कि श्रमिक किसे कहते हैं? जल्दी बताइए, आपके पास समय है 30 सेकंड का, देख लीजिए। ध्यान दें, सबसे पहले सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देने वाले आर्थिक क्रियाकलापों को, क्या हो गया? आर्थिक क्रियाकलापों को आर्थिक क्रिया कलाप कहा जाता है। क्या है? कहा जाता है। आर्थिक क्रियाओं में संलग्न सभी व्यक्ति, आर्थिक क्रियाओं में संलग्न सभी व्यक्तियों को, संलग्न सभी व्यक्तियों को श्रमिक श्रमिक कहा जाता है। क्या कहते हैं हम उनको? श्रमिक कहते हैं। चाहे वह निम्न या उच्च स्तर के कार्यों कर रहे हैं। अब देखिए, हमें काम की प्रॉपर्टी नहीं देखनी है, क्या काम कर रहे हैं। बीमारी, चोट, शारीरिक विकलांगता,
खराब मौसम, त्योहार, सामाजिक उत्सवों, त्योहारों के कारण स्थायी, यानी नहीं स्थायी नहीं, अस्थायी होगा, अस्थायी रूप से काम पर न आने वाले व्यक्तियों को भी श्रमिक के रूप में शामिल किया जाता है। कैसा है? शामिल किया जाता है। इन्हीं कार्यों में लगे मुख्य श्रमिकों की सहायता करने के लिए ही हम श्रमिक मानते हैं और कह रहे हैं इन्हें श्रमिक है, और इन्हें ही हम श्रमिक कहते हैं। लिख लीजिए एक एक करके, फिर आगे बढ़ेंगे। हुआ पेज कॉपी बच्चों? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन पर। अभी तो पेज ही बचा हुआ है, ये कॉपी कर। हुआ बच्चों? चलिए और अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रमिक जनसंख्या अनुपात की परिभाषा दें। क्या है? श्रमिक जनसंख्या अनुपात की परिभाषा दें। चलिए ध्यान दीजिए। अब आपको बताना है बच्चों, बात कर रहे हैं श्रमिकों की। यदि हम भारत में कार्य कर रहे, यदि हम भारत में कार्य कर रहे सभी श्रमिकों की संख्या को कर रहे सभी श्रमिकों की संख्या को भारत की कुल जनसंख्या से भाग दें तथा 100 यानी कि 100 से गुणा
करें तो क्या होगा बच्चों, बताइए। तो हमें श्रमिक अनुपात प्राप्त होगा। क्या होगा? हमें श्रमिक अनुपात प्राप्त होगा। लिख लीजिए इसको। हुआ बच्चों? कॉपी कर लिया आप लोगों ने? जैसी कॉपी कर लें आप मुझे बताएं। आगे बढ़े। चलिए, कितने बच्चों ने करा? अब देखिए, इसके बाद है सर, क्या ये भी श्रमिक हैं? एक भिखारी, एक चोर, एक तस्कर, एक जुआरी। अगर हैं तो क्यों हैं? पहली बार कह रहे हैं क्या ये श्रमिक हैं, क्या ये लेबर हैं? अगर हैं तो क्यों हैं? ये क्वेश्चन मैं आज आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पूरा चैप्टर पढ़ाया हूं। आप इसे ही होमवर्क के रूप में देखिए इस क्वेश्चन को, और आप अच्छे से करके आइए। जब आप इसको कर लेंगे, कल मैं फिर आपको इसका पूरा एक्सप्लेन बताऊंगा। जैसी कोटाचामी के बच्चे क्लास में खेल रहे हैं, गलत है। आपको चैप्टर आता है, अच्छी बात है, आप कम से कम ध्यान दीजिए क्लास में। क्लियर है? और साथ में देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो पूरा ये जो आपका चैप्टर है, ये मैं पूरा आपको बता चुका हूं, सारा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक, अब देखिए इसमें कौन कौन से सेक्टर हैं, क्या श्रमिक हैं, वेतनभोगी क्या हैं, कैसे अनियमित मजदूर हैं, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए, एक एक चीज मैंने आपको लिखाई है, एक एक चीज मैंने आपको बताया है। ठीक, अब जो भी कार्य है सब आपका है। मेरी तरफ से चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। पूरे चैप्टर को हम लोग देख चुके हैं, इसके क्वेश्चन आंसर शुरू कर चुके हैं। जो मैंने होमवर्क के रूप में जो आपको क्वेश्चन दिया है, आप इसको घर से करके आइए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, फिर हम इस पर गौर करेंगे, विचार करेंगे, देखेंगे। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए, और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।